देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो मैं अगर कहूं कि जो 7 सितंबर को जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी और जब वो कर्नाटक से निकली थी और कर्नाटक के बाद जब वो मध्य प्रदेश से भी निकली थी, तो आपके कार्यक्रम में सबसे पहले मैंने चर्चा में किया लाया था, आपको याद होगा वो चीज, कि बीजेपी की आंतरिक सर्वे रिपोर्ट उसी समय बीजेपी को चेतावनी दे रहा था कि कर्नाटक में बहुत भीषण हार की स्थिति का सामना करेगी। और फिर मध्य प्रदेश का भी रिपोर्ट वो आया था। हालांकि जब हमने आपके कार्यक्रम में चर्चा की थी, तो फिर मीडिया में भी सूत्रों के हवाले से लगभग एक आध महीने बाद वो रिपोर्ट चर्चा में आई थी, राजीव जी, आपको याद होगा। तो बिल्कुल। एक तो वो रिपोर्ट की स्थिति, और अब देखिए, अब जब चुनाव हुआ है तो आरएसएस की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट केवल इतना ही नहीं कह रही है कि हिंदुत्व से नुकसान हो रहा है। जो रिपोर्ट के कुछ हिस्से सार्वजनिक नहीं है, लेकिन आरएसएस के लोग बता रहे हैं कि मोदी जी के चुनाव प्रचार से पार्टी को नुकसान हुआ है। एक तरफ से आरएसएस ने यहां तक के कड़े संदेश दिए कि उनकी छवि केवल, अब तक यह माना जाता था कि हिमाचल प्रदेश के चुनाव तक में आरएसएस ये मान रही थी कि वहां अगर मोदी जी ने चुनाव प्रचार किया तो मुकाबला कांटे के टक्कर की स्थिति में आई। या फिर उत्तराखंड में ये लोग मान रहे थे कि लास्ट में मोदी जी ने काफी आक्रामक चुनाव प्रचार किया और फिर जो है कि उत्तराखंड वो जीत गए। लेकिन कर्नाटक एक तरह से वो स्थिति यहां पे लोग मान रहे हैं जहां पे मोदी जी से नुकसान की बात पहली बार कहीं कहीं अंदर के पेजों में कही गई है, इसलिए उसको काफी गोपनीय भी दिखा गया, नंबर 1 चीज। नंबर 2 कि अब जो परिस्थितियां बदली हैं आज के समय में, मान लीजिए कि हम लोग उत्तर प्रदेश जो कि बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है, और वहां से जो संदेश दिए जाते हैं, जिस तरह से पहले हम लोगों ने देखा कि मीडिया के सामने में गोलीबारी होती है, फिर अब कोर्ट में हो रही है, तो एक तरह से जो आप एक परसेप्शन आप देना चाहते हैं, ठीक है, आप खुल के उन अपराधियों को संरक्षण भी कौन दे रहा है, बच्चा बच्चा जान रहा है कि वो अपराधी जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे से उनको ऑपरेट कर रही। तो उन स्थितियों में आपके लॉ एंड ऑर्डर के मामले पे जो नेशनल स्तर पे जो संकेत जा रहे हैं, वो संकेत काफी गड़बड़ जा रहे हैं कि जो दावा किया जाता था सरकार के द्वारा वो गड़बड़ हो रहे हैं। और बीजेपी के लोग ऑफ द रिकॉर्ड खुद मानते हैं कि राहुल गांधी को जो काफी अभूतपूर्व समर्थन मिला है विदेश के इस बार के यात्रा में, जो वहां पे उनको जन समर्थन मिला है, ये जन समर्थन कोई अलग समूह नहीं था। जो इन लोगों ने खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी है, इसमें काफी लोग ऐसे लोग थे जो एक जमाने में मोदी जी को बहुत चाव से सुनने के लिए जाते थे। तो यानी स्थितियां ना केवल देश के भीतर बदली हैं, बल्कि स्थितियां देश के बाहर भी बदली हैं। हर तरफ जो पार्टी कहती कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पार्टी हैं, सबसे बड़े पार्टी हैं, आज वो सबसे बड़े संकट में है। और संकट के कारण, देखिए अभी भी मैं कह रहा हूं, संकट के कारण आज भी आर्थिक मामले हैं, और इन्होंने जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का जो अति कर दिया है, वो अतिवाद, दोनों चीजें हैं यहां पे। अब आप सोच के देखिए कि नया संसद भवन बना और वहां पे आप कह रहे हैं कि जब आप आरएसएस की तरफ से आपको रिपोर्ट प्राप्त हो रहा है कि हिंदुत्व के कारण से पार्टी को नुकसान हुआ है, तो शेंगोल नामक तत्व को जबरन उठा के लाने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ऐसा दिख रहा है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी मतभेद की दीवार दिख रही है। अभी जो नांदेड़ वाला भाषण था, उसमें उन्होंने अभी फिर से ललकारा है, उन्होंने, अमित शाह ने, कि उस्मानाबाद का नाम बदल दिया गया, क्या आप समर्थन कर पाएंगे? तो वो वहां से फिर से उद्धव ठाकरे को ललकारने में लगे हुए हैं, और उसी हिंदुत्व के राजनीति को अमित शाह फिर से स्थापित करने में लगे हुए हैं। जबकि एक तरह से आरएसएस की तरफ से जो श्रवण गर्ग साहब ने बड़ी अच्छी चीज कही कि उनके तरफ से सलाह यह है कि थोड़ा प्लान बदलिए। तो जब बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ही प्लान बदलने के लिए अमित शाह जी तैयार नहीं है, तो निचले के नेता तो फिर उन्हीं के रास्ते पर चलेंगे। तो यहां पे एक क्या रणनीति हो, आगे कैसे जाए? क्योंकि देखिए, आप आंकड़ों में जरूर जो है कि महंगाई दर को छुपा देते हैं, आप आंकड़े सुनहरे बना सकते हैं, लेकिन जमीनी स्थिति पे अभी भी मुद्दे ये है कि जिस तरह से महंगाई चरम पे है, सिलेंडर के दाम बढ़े हुए, आटा के दाम बढ़े हुए, मूलभूत बुनियादी जो दूध दही जैसी चीजों के दाम बढ़े हुए हैं, बेरोजगारी अपने चरम स्तर पे है। यह मामला सबसे गंभीर मामला, और कांग्रेस ने इसको काफी बखूबी भारत जोड़ो यात्रा में उठाया। अभी आप देखिए कि फिर हर तरफ से अब बीजेपी ये मामले उठाने लगी है कि आप तो आरएसएस के जमीनों को जो है कि आप वहां पे देख रहे हैं, जबकि आपने तो 5 गारंटी के वादे दिए थे, उससे भाग रहे। जबकि कल ही वहां पे जो शक्ति योजना है, मुख्यमंत्री जो है कि गाड़ी में बैठ के जो है कि महिलाओं को टिकट बांटने वाले हैं, उसमें पिंक टिकट बांटने वाला है सिद्धारमैया जी कर्नाटक में। तो वहां की सरकार को उन 5 गारंटियों को इतना जोर शोर से देने की तैयारी कर रही है। बीजेपी छटपटाहट में है। तो देखिए, छटपटाहट के जो कारण है, वो कारण एक तो देखिए मैंने आर्थिक मामले बताए, सांप्रदायिकताकरण के अत्यधिक उच्च हो जाना, वो उसका मामला है कि लोग अब उब चुके हैं। बजरंग बली और बजरंग दल को जब आप स्वामिता स्थापित करते हैं, तो ये लॉजिक किसी को भी समझ में नहीं आता। मतलब एक कोई भी आदमी जिसके पास थोड़ा बहुत भी लॉजिक है, वो बजरंग दल को बजरंग बली कैसे मान लेगा? वो जो प्रधानमंत्री ये तर्क देना चाह रहे थे
वो हर तरफ से अस्वीकार्य तर्क था। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण जो आपने ऊपर हेडिंग लगाया है कि विपक्षी एकता, हम लोगों ने देखा है कि राष्ट्रपति के चुनाव तक विपक्षी एकता ढुलमुल रवैया की स्थिति में चल रही थी, लेकिन आज विपक्षी एकता के जो प्रयास हैं, वो पटना के जो प्रयास का आपने सवाल पूछा, जो 23 जून को बैठक हो रही है, वो बैठक काफी गंभीर भाव से, देखिए विपक्षी एकता को लेकर भले बीजेपी आरोप लगा दे कि देखिए उधर सारे लोग प्रधानमंत्री पद के दावेदार में से एक हैं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बीजेपी के लोग खुद ये मानने के लिए तैयार हैं कि इस बार पहली बार एक ऐसे विपक्षी एकता की तैयारी हो रही है जिसमें कोई भी प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं कर रहा। कोई भी, हर किसी को इस समय चाहिए कि किसी भी तरीके से सत्ता बदले। यानी लोग, इस बार पहली बार यह चीज हो रहा है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा विपक्ष वो वहां पे छूटने की स्थिति है, मुद्दों की स्थिति काफी महत्वपूर्ण बनने वाली है। और एक सवाल लगातार बीजेपी के लोग पूछते हैं कि भाई मोदी जी के सामने में चेहरा किसका। 2004 का लोकसभा चुनाव हम लोगों को याद है, हम लोगों का अटल बिहारी वाजपेयी जी का चेहरा था और सामने में विपक्ष था। विपक्ष ने किसी को घोषित तौर पर प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित नहीं किया। तो ये स्थितियां हैं। तो मुझे लग रहा है कि मुद्दों की राजनीति को विपक्ष ने जिस तरह से बनाया है, जिस तरह से इन अनर्गल बयानों के ऊपर कांग्रेस या तमाम, कांग्रेस तो देखिए काफी परिपक्व राजनीति कर ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तमाम जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल है वो भी काफी गंभीर हो गए हैं, जो गंभीरता हम लोगों ने पहले हाल फिलहाल के समय हम लोगों ने नहीं देखी थी। तमाम लोगों के बयान बदल रहे हैं। तो ये स्थितियां काफी टेंशन में, जो कांग्रेस का प्लान है कि 450 सीटों पे 1 to 1 बिल्कुल एक मुकाबले की स्थिति हो जाए, उस स्थिति में आप सोच के देखिए, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कितने वोट शेयर थे, लेकिन अगर कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन में लड़ती तो आप कम से कम देखिए कितने सारे सीटों पे बीजेपी 600 वोटों से, 700 वोटों से, 800 वोटों से उत्तर प्रदेश में भी जीती थी। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अगर कुछ गठबंधन की स्थिति होती तो वहां पे भी स्थितियां कुछ और होती। और अब तो इस समय तक, यानी कि जब 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे तब तक तो फिर हम कह सकते हैं कि गंगा में कितना ज्यादा पानी भी प्रवाहित हो चुका है इस समय तक। तो इनके पास ना तो अर्थव्यवस्था इनके कंट्रोल में है, लोगों का जनमानस जो है कि वो अब जा रहा है। अब जो हिंदुत्व का एक मामला होता था और मुस्लिम का विरोध करने वाला जो एक मामला होता था, उससे जनता खुद ही अब इनके अपने जो कट्टर समर्थक थे वो अब उब चुके हैं कि भाई इस प्रकार के राजनीति से आप हमें हटाइए। क्योंकि देखिए, हम लोग अगर कर्नाटक के मामले पर देखें तो वहां का तटवर्ती जो पूरा का पूरा हिस्सा था, जिसको कि आरएसएस वाले बड़े गर्व के साथ कहते थे कि ये प्रयोगशाला है हमारा, उस प्रयोगशाला ने भी जो है वो बीजेपी का साथ छोड़ दिया। तो बीजेपी के कट्टर समर्थक भी, हम लोग राजनीति में तमाम गणना ये करते हैं कि फ्लोटिंग वोटर कहां से कहां जा रहे हैं, लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जहां फ्लोटिंग वोटर तो छोड़ दीजिए, कट्टर समर्थक भी दाएं से बाएं होने वाले। तो जो राजनीति का एक भूचाल के तरह, हाँ बिल्कुल सही, हम लोग अगर आसपास कहीं भी घूम रहे हैं तो वो चीजें राजीव जी दिख रहे हैं। केवल फ्लोटिंग वोटर का दाएं बाएं नहीं होना है, कट्टर समर्थक बीजेपी के वो छोड़ रहे हैं, क्योंकि अब उनके पास समस्या यह है कि वो उच्च बेरोजगारी की स्थिति में, महंगाई में कैसे रहे, लोगों का सवाल ही यही होता है। तो वो, उसके लिए बीजेपी के पास कोई प्लान नहीं है। उनके जो प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना वो चला रहे हैं, खुद आप देख लीजिए अलग अलग जगहों का, हर जगह कम से कम 60% वो भ्रष्टाचार के चपेट में ही है, वो लाभार्थियों तक नहीं पहुंच रहा है, वो सीधे सीधे दुकानों में पहुंच रहा है। तो जो बीजेपी का लाभार्थी वाला एक वो चल रहा था कि वो उनका एक बड़ा सा वोटर बनेगा, तो जब आपके योजना में भारी भ्रष्टाचार है तो वो आपका वोटर कहां से बने। और इनके जो एमएलए और एमपी हैं वो पहले से ही बेहद आलसी हो चुके हैं। ये तमाम बीजेपी के लोग खुद मानते हैं कि वो ये मानते हैं कि लास्ट के समय में मोदी जी आएंगे, प्रचार करेंगे, वो जीत जाएंगे, वो अपने क्षेत्र में काम भी नहीं करते हैं। तो बीजेपी के पास जो समस्याएं हैं वो कई स्तरों पे है, उससे निपटने के लिए कोई रणनीति वो कहां से बनाएंगे। और गर्ग साहब को एक बात को मैं और आगे बढ़ाऊंगा कि क्या पार्टी में कोई समझाइश देने वाला नहीं है। देखिए, एक तो जो मोदी और अमित शाह जी का जो नेचर है, ये किसी को सुनने वाले भी नहीं, और अब लोगों ने इनको, जो पार्टी के थिंक टैंक के लोग थे, उन लोगों ने इन्हें छोड़ भी दिया इनके अपने हाल के ऊपर, ना तो ये किसी की सुनता है ना कोई इन्हें समझाने वाले हैं। तो इसलिए अब भगवान राम का नाम भले ये ले रहे हैं, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी राम भरोसे ही चल रही है। उसमें उनको कोई एक ढंग से उनके नियोजन बनाने वाले, योजना बनाने वाले, इस प्रकार से कोई व्यक्ति नहीं है उसमें जी। मैं तो अभी भी पूछ कर आखिर ये बताइए कि अडानी के 20,000 करोड़ का जवाब, भाई भारतीय जनता पार्टी अडानी का प्रवक्ता क्यों बन गया? आपको अडानी जी से ऐसा क्या लगाव था? देश के हर बच्चे बच्चे का यह सवाल है। राहुल गांधी जी की भले सदस्यता तक आपने ले ली इस पूरे मामले के ऊपर लेके, लेकिन यह सवाल अब गांव गांव में छोटे छोटे लोग पूछने लगे कि क्या अडानी और मोदी जी वास्तव में एक ही हैं?
क्या तो ये अब अगर ये परसेप्शन की स्थिति है तो सोच लीजिए कि बीजेपी की कैसी स्थिति है। बिल्कुल 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 सही बात है। और आने